गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक खनिज पोषण, जिसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था। उसके बाद में आगे का भाग है पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 18 बताई थी। वो 18 नया होके कितनी है, 17 है। तो इसको आप सुधार कर लेंगे। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में लगभग 105 प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है। उनमें से जो अपन ने पीछे प्रयोग किया था, मैंने आपको बताया था कि एक पौधे को उखाड़ कर अपन जलाते हैं, उसके पश्चात उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करते हैं, फिर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो लास्ट में क्या बचती है, पादप भस्म बचती है। और उसका विश्लेषण करने पर पाया गया कि पादपों के लिए अनिवार्य तत्व जो है वो 17 होते हैं। और एक नंबर का यहां प्रश्न बनता है, कौन सा, कि 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कौन सा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, 17वां अनिवार्य पोषक तत्व जो है वो निकल है। ठीक है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 17वां अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो 17वां अनिवार्य तत्व कौन सा है, निकल है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये 17 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। तो अनिवार्य पोषक तत्व किसे कहते हैं। पहली बात, जिनके अभाव में पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इन तत्वों की कमी होने से न्यूनता के लक्षण विकसित हो जाते हैं। जैसे अपन क्या करेंगे, सभी तत्वों के एक साथ न्यूनता के लक्षण पड़ेंगे नए सिरे से। ठीक है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में आपको बता दूं कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो डीएनए आरएनए के अंदर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक तत्व जो होगलैंड, मूरा, सीगे, स्कूग, नाप, इन 3 वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से, मूरा, सीगे, स्कूग, नाप और होगलैंड, इन्होंने क्या किया, अलग अलग पोषक विलयन तैयार किए और उन पोषक विलयनों में से एक एक तत्व को निकालते गए। तो उस तत्व को निकालने से पादप की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन किया जा सकता है। अभी देखेंगे पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो इन अनिवार्य पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, खनिज पोषक तत्व और अखनिज। तो खनिज की अपन ने चर्चा की थी, जो भूपर्पटी से या जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं। ठीक है। तो पादपों की जड़ें भूमि के अंदर रहती है, वहीं से इन तत्वों को वो क्या करेगी, ग्रहण करेगी। अखनिज यानी जो भूमि से प्राप्त नहीं होते हैं, वातावरण से प्राप्त होते हैं, बाहरी वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। और ये आप लोग फिर उदाहरण देख लीजिए, जिसकी चर्चा अपन करते रहते हैं कि अ का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित। अनुपस्थित क्या है, अनुपस्थित है कि ये मृदा से प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। अब आप लोगों को पता है हाइड्रोजन प्राप्त होती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय विनिमय के दौरान, और ऑक्सीजन जल के विघटन से प्राप्त होती है, जिसका अध्ययन अपन प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में करेंगे। तो ये 3 तो क्या हो गए अपने अखनिज तत्व। उसके बाद में खनिज पोषक तत्व जिन्हें जमीन से प्राप्त किया जाता है। इनको भी अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, वृहद मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। वृहद मात्रिक नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कितनी, ये भी अपने को ध्यान रखना है, 1 से 10 मिलीग्राम जिनकी उपस्थिति पाई जाती है पादप भस्म में, उनको क्या कहते हैं, वृहद मात्रिक पोषक तत्व। और 1 मिलीग्राम से कम मात्रा जिनकी पाई जाती है उसको कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन क्या है, आवश्यक, यानी अगर नहीं मिले तो क्या होता है, हीनता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से अपन देखते हैं मनुष्य के अंदर विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन अगर नहीं मिले, ठीक है, तो स्कर्वी जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं अगर ये तत्व इनको नहीं मिले। अत्यंत कम मात्रा की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है। ठीक है। अब वृहद मात्रिक तत्व को 2 भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक वृहद मात्रिक तत्व और द्वितीयक वृहद मात्रिक तत्व। प्राथमिक वृहद मात्रिक तत्वों में आ जाए अपना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है।
इन प्राथमिक वृहद मात्रिक तत्वों को क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न यहां फिर बनता है कि क्रांतिक तत्व किन्हें कहते हैं, यानी पादपों को इनकी सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पादपों को इनकी सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन प्राय मृदा में इनकी कमी रहती है। इस कारण से इन तत्वों को प्राथमिक वृहद मात्रिक या क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन 3 तत्वों की पादपों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु ये मृदा में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक और क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। द्वितीयक वृहद मात्रिक तत्व कौन कौन से हो गए? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये द्वितीयक वृहद मात्रिक तत्व हैं। इनकी संख्या होगी अपनी 3 और 3 6 और 3 हो गए अखनिज तत्व है, 6 और 3 9 और 8 हो गए अपने सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो टोटल संख्या हो जाती है अपनी 17, और 17वां तत्व कौन सा आपको बता दिया। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जिनकी 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। 4 तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भारत में क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, आप लोगों को पता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई, बीसीसीआई का मतलब बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन और आयरन। और 4 और है, जिंक, निकल, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। तो ये 8 सूक्ष्म मात्रिक तत्व है जिनकी 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये हो गए अपने पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। कार्य के आधार पर अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण, यानी क्या क्या कार्य ये तत्व करते हैं, उनके आधार पर इन अनिवार्य पोषक तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। 2 साल पहले बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि एंजाइम सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, तो ये 4 अपने पास हैं। ठीक है, तो कार्य के आधार पर, यानी पादपों में जो कार्य करते हैं उनके आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है संरचनात्मक। संरचनात्मक तत्व यानी जो पादपों की विभिन्न कोशिकाओं या विभिन्न अंगों के मुख्य घटक होते हैं, जो संरचना का निर्माण करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 नाम अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, डीएनए, आरएनए आदि की संरचनात्मक इकाई है। दूसरा ऊर्जा संबंधी तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो दोबारा याद कर लीजिए। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? जिस प्रकार से भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है, नेपाल बांग्लादेश की टका है, कनाडा की डॉलर है, अमेरिका की डॉलर है, उसी प्रकार कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, और एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो फास्फेट, ठीक है, क्या है? ऊर्जा संबंधी तत्वों का मुख्य भाग कौन सा हो गया? फास्फेट। मैग्नीशियम जो है वो किसका भाग है? क्लोरोफिल का भाग है। क्लोरोफिल के द्वारा ही क्या होता है? पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया होती है और भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या है? ऊर्जा संबंधी तत्व है। ये भी आपको याद रखने 2 है, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तीसरा है एंजाइम सक्रिय। एंजाइम किसे कहते हैं? अपना अगला चैप्टर है, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं कि वे प्रोटीनीकृत पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया के अंत में स्वयं वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी डिटेल में अपन एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन एंजाइमों को सक्रिय करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। 4 तत्व याद रखने अपने को, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। ये क्या करते हैं? एंजाइमों को सक्रिय करते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी अभिक्रिया को
तेज करते हैं या तीव्र करते हैं। जीव जगत में बिना एंजाइम के कोई भी सजीव जो है वो जीवित नहीं रह सकता, अपन यूं कह सकते हैं। उसके बाद में परासरणी कार्यों का संतुलन। परासरणी मतलब पादपों के अंदर आप लोगों को पता है कि परासरणीय सांद्रता के द्वारा ही क्या होता है, जल अवशोषण होता है, और इसी चैप्टर में आप आगे अपन पढ़ेंगे खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो परासरणीय संतुलन का निर्माण कौन से तत्वों के द्वारा किया जाता है, पोटेशियम और क्लोराइड के द्वारा। तो ये 4 प्रकार के तत्वों का वर्गीकरण है कार्य के आधार पर। कौन कौन से, संरचनात्मक, ऊर्जा संबंधी, एंजाइम सक्रिय और परासरणीय कार्यों का संतुलन। देखिए, कमी से उत्पन्न लक्षण, यानी किसकी कमी से, अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी से अगर उनकी कमी हो जाए तो पादपों में क्या क्या लक्षण विकसित हो जाते हैं, इनका अपन संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे। मान लीजिए सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप पॉइंट वाइज लक्षण लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर किसी एक तत्व के बारे में पूछा जाए तो यहां से उठा के आप वो भी याद कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हरिमाहीनता। हरिमाहीनता का मतलब है हरे रंग की कमी होना। हरे रंग की कमी होने का मतलब क्लोरोफिल का अभाव होना। तो किसी भी अनिवार्य तत्व की कमी का लक्षण पूछा जाए तो उसमें आप एक लिख सकते हैं, हरिमाहीनता। हरिमाहीनता मैग्नीशियम, फेरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, सल्फर, ये किसके कारण हो रहा है, इन तत्वों की कमी के कारण हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। स्तंभित वृद्धि। स्तंभित वृद्धि किसके कारण, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, इनके द्वारा स्तंभित वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। परोह तथा पत्तियों का रंग बैंगनी होना। परोह का मतलब आप लोगों को पता है, पादप का वायवीय भाग, तथा पत्तियों का रंग बैंगनी होना। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। पत्तियों तथा कलिकाओं का समय पूर्व गिर जाना। कलिकाएं जो क्या कर सकती है, किसी भी अंग का निर्माण कर सकती है। पुष्प कलिका है तो पुष्प का निर्माण करेगी, पर्ण कलिका है तो पर्ण का निर्माण करेगी, पार्श्व कलिका है तो तने का निर्माण करेगी। ये अपन ने पीछे चर्चा कर ली है। तो पत्तियों तथा कलिकाओं का समय पूर्व गिर जाना, जैसे एक अपन ने पढ़ा था पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका क्या होती है, जिसको पुष्प का निर्माण करना होता है, लेकिन पुष्प का निर्माण करने से पूर्व ही वो गिर जाती है, जमीन के संपर्क में आती है और नए पादप का निर्माण करती है। अगेव और डायोस्कोरिया नामक पादप में ये क्रिया होती है, जिसे जननांगों द्वारा कायिक जनन भी हम कहते हैं। तो पत्तियों तथा कलिकाओं का समय पूर्व गिर जाना, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस। कोशा विभाजन मंद होना। पिछले साल जो एक चैप्टर पढ़ा था आपने, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता रहता है, तभी क्या होगा, पादप की वृद्धि होगी, और वो मंद हो जाता है तो क्या होगा, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी या मंद हो जाएगी। किसके कारण, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम। पत्तियों का गिरना, क्लोराइड। पत्तियों के फटे किनारे, पोटेशियम। परोह का झाड़ी सदृश्य बनना, यानी परोह वायवीय भाग जो है उसको पहले वृद्धि करनी थी, लेकिन वो झाड़ी सदृश्य हो जाता है, किसके कारण, पोटेशियम। परोह का झाड़ी सदृश्य बनना, पोटेशियम। पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति। प्रसुप्ति का मतलब होता है डोरमेंसी, यानी उनमें अंकुरण नहीं होना, वृद्धि नहीं होना, कुछ देर के लिए अंकुरण की क्रिया जो है वो रुक जाती है, प्रसुप्ति। तो पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्ति, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम। देर से पुष्प आना। पुष्प देर से कब आएंगे, जब नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम इन तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो पुष्प क्या होंगे, देर से आएंगे। अनाज के दानों पर झुर्रियां पड़ना। अनाज के जो दाने हैं अगर उन पे झुर्रियां पड़ जाएगी तो उनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। किसके कारण, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम। अगला है अपना अंतराशीरीय हरिमाहीनता। क्या है, अंतराशीरीय हरिमाहीनता। पत्ती के अंदर जो सीरा होते हैं, सीरा और सीरिकाएं होती है, मध्य सीरा होती है, उसकी जब कमी आ जाती है, किसके कारण, फेरस, आयरन। पत्तियों में उत्तक क्षरण। पत्तियों में उत्तक क्षरण किसके द्वारा होता है, किसकी कमी के कारण होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। चितकबरापन। चितकबरापन का मतलब होता है जगह जगह क्या होता है, पत्तियों के अंदर हरित लवक का अभाव हो जाता है, किसके कारण, फास्फोरस और मोलिब्डेनम की कमी के कारण। डाई बैक रोग। प्राय प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता रहा है बोर्ड की परीक्षा में। नींबू में डाई बैक रोग किसकी कमी के कारण होता है,
कॉपर और पोटेशियम की कमी के कारण। ठीक है, क्या होता है इसमें शीर्षस्थ कलिकाएं नष्ट हो जाती है। फिर आंतरिक कॉर्क जगह जगह ये अपन यूं कह सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने कभी ये सेव के अंदर देखा जा सकता है, सेव में काष्ठनुमा संरचना जो बन जाती है वो किस तत्व की कमी के कारण? बोरोन की। एक्जेथेमा, ये भी एक प्रकार का क्या है? रोग है एक्जेथेमा, जिसमें कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ, लसलसा पदार्थ बाहर आने लगता है, जिसे एक्जेथेमा कहते हैं। किसकी कमी के कारण? कॉपर की कमी के कारण। लघु पत्र रोग, यानी पत्तियां छोटी होनी प्रारंभ हो जाती है, किसकी कमी के कारण? जिंक की। व्हीप टेल रोग, यानी पर्ण जो फलक होता है, पर्ण फलक क्या है? ये वाला जो भाग है पत्ती का फैला हुआ चपटा भाग, ये भाग क्या कहलाता है? पर्ण फलक। ये क्या होता है? नष्ट होने लगता है। उस रोग को क्या कहते हैं? व्हीप टेल रोग। किसकी कमी के कारण होता है? मोलिब्लेडेनम। ग्रेस पीक, ग्रेस पीक रोग किस में होता है? जई में होता है। और मटर में मार्स स्पॉट रोग। तो ये जो रोगों के नाम है, इनके ऊपर पर्टिकुलर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ग्रेस पीक, जई में मटर का मार्स स्पॉट, किस तत्व की कमी के कारण? मैग्नीज। अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के लक्षण, ये बिफोर लास्ट ईयर बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के लक्षण कौन से तत्व की कमी के कारण होते हैं? कैल्शियम और बोरोन। प्रथम तरुण पर्णों में, यानी सबसे पहले जो पर्ण आती है, और तत्व कौन से? असंचरणशील तत्व, यानी आगे नहीं बढ़ते। इनमें न्यूनता के लक्षण किसके कारण? कॉपर, सल्फर, फेरस और मैग्नीज के कारण। प्रथम पुरानी पर्णों में लक्षण किसके द्वारा? ये तो तरुण थे, नई जो थी, और ये पुरानी जिसमें संचरणशील थे तत्व, उनकी कमी के कारण ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्लेडिनम। इनके आप स्क्रीनशॉट लेके इनको आप नोट भी कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर के प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय में अब अपना बचता है लवण अवशोषण की क्रियाविधि, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे, और कल ये अध्याय अपना समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।